गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में पॉपुलेशन एट्रीब्यूट के थोड़ा सा पहले एक छोटा सा बेसिक आपको इंट्रो देना चाहता हूँ। मैंने पढ़ा रखा है बट आपको एक बार डायग्रामेटिकली दिखा दूँ, फिर आप जो है आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोगों ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या देखा था, तो कहीं के ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, उसके बाद हमने बात की थी कम्युनिटी की, और इसके बाद हमने बात की थी बायोम्स की। ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन मिल करके कम्युनिटी बनाती है, बहुत सारी कम्युनिटी मिल करके बायोम बनाती है, राइट। चलो आगे देखिए, एक बात लिखी है, दिस इज इकोलॉजिकल हायरार्की। हायरार्की क्या हो गया? डन। क्या हो गया? ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी। इसके बाद हमें क्या देखना? कम्युनिटी लेवल पर देखा, फिर हमने इकोसिस्टम लेवल पर देखा, फिर हम लैंडस्केप लेवल पर देखा। अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, अब एक शब्द लिखा है बायोस्फीयर। देखो क्या लिखा है? बायोस्फीयर, इकोस्फीयर या बायोस्फीयर। तो शुरुआत कहाँ से होती है? इकोलॉजिकल हायरार्की की। सेल, बहुत सारी सेल मिलकर के टिश्यू बनाती है, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर के पॉपुलेशन, बहुत सारे पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी, बहुत सारी कम्युनिटी मिलकर के इकोसिस्टम, बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर के लैंडस्केप, बायोम, देन इकोस्फीयर या बायोस्फीयर। मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को बहुत आसानी से देख पा रहे हैं। एक सेकेंड, राइट। देखो, पॉपुलेशन की कुछ खास रोल होते हैं, पॉपुलेशन के से रिलेटेड कुछ खास बात जो कि हम लोग पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में पढ़ भी रहे हैं। पॉपुलेशन में एक शब्द लिखा हुआ है नेटैलिटी, एक शब्द लिखा है मॉर्टैलिटी, एक शब्द लिखा है पॉपुलेशन डेंसिटी। आखिरी बार जब मैंने आपको पॉपुलेशन एट्रीब्यूट लिखवाया था तो उसमें मैंने आपको पॉपुलेशन डेंसिटी लिखवाया है, देखिए आपकी नोट्स में। तो उसी में दो चीज़ और ऐड करिए, एक होता है नेटैलिटी और एक होता है मॉर्टैलिटी। मॉर्टैलिटी का क्या मतलब होता है? कितने लोग उस पॉपुलेशन से बाहर आ गए, मतलब डेथ हो गई। और नेटैलिटी का क्या मतलब हुआ? जो जितने भी नए लोग उसमें ऐड हुए, ठीक है, उस पॉपुलेशन में। तो एक शब्द है नेटैलिटी और एक शब्द है मॉर्टैलिटी। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे, देखिए याद होगा आप लोगों को, ठीक है, जिसमें मैंने बर्थ रेट और डेथ रेट पे कुछ क्वेश्चंस कराए थे। और हमने आपको पॉपुलेशन में एज पिरामिड की भी बात की थी। चलिए, तो अगर मैं बात की थी, लिखवाया नहीं है, मैंने भी नहीं बोला कि मैं लिखवाने की बात किया हूँ। नेटैलिटी का क्या मतलब होता है? लिखिए रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। जैसे वो लोटस का था, उस पॉन्ड में उतने समय में 1 साल बाद 8 नए लोटस आए थे, ऐसा ही कुछ था 20 में। चलो, तो मैं बर्थ रेट बोलूँ या नेटैलिटी बोलूँ, एक ही बात। हाँ, तो लिख लीजिए, इसी को और करके लिख लीजिए, बर्थ रेट। क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ? हो गया बच्चों? चलो, व्हाट इज दिस? मॉर्टैलिटी। तो लिखिए रेट ऑफ डेथ इन अ पॉपुलेशन, या उसी को हम क्या कहते हैं? डेथ रेट। डेथ रेट जहाँ लिखा है वहीं ऑब्लिक करके मॉर्टैलिटी लिख लो ना, नोट्स लिख में लिखवाया था ना, डेथ रेट, या उसी में मॉर्टैलिटी लिख लो। तो रेट ऑफ डेथ्स इन अ पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, गलत तरीके से मारा, राइट। तो आगे बढ़ जाऊँ।
चलो, अब एक शब्द है पॉपुलेशन डेंसिटी। अरे बहुत शानदार टॉपिक है पॉपुलेशन डेंसिटी। मैं सोच रहा हूँ पहले आप पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा एज पिरामिड। तो लिखो, व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? इट इज, केवल लिखो ऐसे करके कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स in a population per unit area। ठीक है, चलो अब मुझे एक बार बताना, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है तो क्या बैक्टीरिया गिनोगे क्या? तो पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने का सिर्फ नंबर में ही निकाल सकते हैं कि और भी कई सारे तरीके हैं, और भी कई सारे मीजर्स हैं? चलो ये नोट करिए, पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंड्स ऑन, नोट करिए, अब एक बात बताना कि कोई भी हैबिटेट है, हैबिटेट का मतलब निकल, जो एरिया, जियोग्राफिकल एरिया, और उस एरिया में किसी भी स्पेसीज की पॉपुलेशन साइज या उसकी जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो एक अच्छा इंडिकेटिव फैक्टर है कि वो पॉपुलेशन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्टेबल है, अनस्टेबल है। जैसे बांग्लादेश में कुछ पॉपुलेशन बहुत ही ग्रोइंग है, कुछ पॉपुलेशन क्या है, डिक्लाइनिंग है। पाकिस्तान में आपने देखा होगा जहाँ पर कुछ पॉपुलेशन कैसी है, बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रही है कुछ, तो उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी, तो बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो किसी भी हैबिटेट में जो पॉपुलेशन है उसके बारे में बहुत सारी बातें बता सकती है। गलत कह रहे हैं कि उस हैबिटेट में क्या चल रहा है, इसके बारे में हम अगर जानना तो हम उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी उस हैबिटेट में देखेंगे। पहले ये 4 पॉइंट लिखिए, इसके बाद मैं बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखवाता हूँ आपको। चलिए मैं पहले बात करता हूँ किसी भी हैबिटेट में जो पॉपुलेशन का साइज है, पॉपुलेशन साइज बोलो या ज़्यादा टेक्निकल टर्म है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है उस पॉपुलेशन के कई सारे स्टेटस को हमें रिवील करता है, लाइक कि क्या वो जो पॉपुलेशन है वो किसी कंपटीशन या दूसरी स्पीसीज के साथ किसी कंपटीशन का इफेक्ट तो नहीं शो कर रही है, वेदर इट द आउटकम ऑफ द कंपटीशन विद अदर स्पीसीज, या फिर उस पॉपुलेशन में उनके प्रेडेटर का क्या इम्पैक्ट है उन पर। तीसरा, उस पॉपुलेशन में पेस्टिसाइड के एप्लीकेशन का क्या इफेक्ट है, राइट। ये सारी चीज़ें, ये सारे जो है फैक्टर्स, दे विल लीड टू चेंज इन द पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज को ये अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर साइज के आधार पर बात करूँ तो साइज के आधार पर अगर मैं बात करता हूँ तो साइबेरियन क्रेन्स जानते हैं कि नहीं, जो बगुला, राइट। तो भरतपुर वेटलैंड में हर साल 10 या 10 से कम क्रेन्स आते हैं इंडिया में। लेकिन अगर मैं एक तालाब की बात करूँ तो उस तालाब में ही अकेले 10 लाख से भी ज़्यादा क्लेमाइडोमोनास है। और क्लेमाइडोमोनास 10 लाख से भी ज़्यादा क्लेमाइडोमोनास की जो पॉपुलेशन है वो आपको कहाँ देखने को मिल रही है, एक छोटे से पॉन्ड में, और इतने बड़े वेटलैंड में 10। तो पॉपुलेशन की डेंसिटी सिर्फ नंबर्स के ही आधार पर डिसाइड नहीं होती, और भी कई सारे मेजरेबल फैक्टर्स हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन से
क्राइटेरियाज हैं पॉपुलेशन की डेंसिटी को मेज़र करने के लिए। चलिए मेरी बात को समझिए। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है जनरली ये एक तरीका होता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी को हम नंबर्स में मेज़र करें। लेकिन जब मैं बात करता हूँ पार्थेनियम के खेत है और उस खेत में 200 कैरेट ग्रास है या पार्थेनियम के पेड़ हैं 200 और एक बैनियन ट्री है। अब ऐसे देखेंगे तो संख्या के आधार पर किसकी पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो कहेंगे सर 200, नंबर में देखेंगे नंबर के आधार पर 200 कैरेट ग्रास। लेकिन अगर मैं एक बायोमास के लेवल पे बात करूं या मैं परसेंट कवर की बात करूं, तो ऐसी सिचुएशन में एक बड़ा सा बैनियन ट्री जिसमें बहुत ज़्यादा बड़ा इकोसिस्टम प्रेजेंट है उसका बायोमास सबसे ज़्यादा है इन कंपैरिजन की, क्योंकि सिर्फ बैनियन ट्री नहीं है, उसके ऊपर चिड़िया होगी, गिलहरी होगी, जानवर होंगे, वो भी तो ऑर्गेनिक मैटर बनाएंगे, वो भी तो एक ऑर्गेनिक मैटर है। तो पूरा का पूरा को आप अगर उसका बायोमास देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा है दैन 200 कैरेट ग्रास। तो ऐसी सिचुएशन में पॉपुलेशन डेंसिटी को मेज़र करते हैं किसमें, परसेंट एरिया कवर या बायोमास में, ठीक है। या अगर मैं दूसरे शब्द में बात करूँ 200 एक लैब में बैक्टीरिया का कल्चर किया जा रहा है पेट्री डिश में। अब बताओ मुझे कि उसकी संख्या गिन पाओगे क्या, एक बहुत हेक्टिक टास्क है, माइक्रोस्कोप से गिनना इज अबाउट इम्पॉसिबल। तो वहाँ पर भी हम क्या लेते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। ये जो डेंसिटीज़ हैं ये एक्चुअली एब्सोल्यूट डेंसिटी है। कैसी है, एब्सोल्यूट। अब अगला एक तरीका और है रिलेटिव डेंसिटी। तो तालाब में कितनी मछलियां हैं या तालाब में मछली है कि नहीं है वो कैसे पता करते हैं, तो क्या करते हैं, तब मछली नहीं गिन रहा है, क्या करेंगे, एक ट्रैप लगाएंगे और ट्रैप में कितनी मछली आ रही है एक बार में। नंबर ऑफ फिश कॉट इन अ ट्रैप इज अ गुड मेजर टू कैलकुलेट टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ फिश इन अ लेक। तो 3 रिलेटिव डेंसिटी, बायोमास और नंबर, ये 3 तो चीज़ सुनिए। इसके बाद ये तो थी सारी डायरेक्ट मेजरमेंट। अब एक बात आती है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्यों करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप जाओ और आप वापस ही ना आओ तो आप क्या डेटा दोगे। जंगल में गए हैं और शेर गिन रहे हैं, टाइगर गिन रहे हैं, बाघ गिन रहे हैं, तब ये तुम इधर आओ, 1 2 10 5 6 8, तब से 9वां पीछे से आ रहा, हो सकता है ना। तो फिर वो 9 मिल के पार्टी करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, इनडायरेक्ट सेंसस करते हैं। क्या करते हैं, इनडायरेक्ट सेंसस किस पर बेस्ड है, पग मार्क या फीकल पैलेट पे, ठीक है। फीकल पैलेट मतलब उनके जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है, उनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है देखेंगे सबका अलग अलग है। समझ में आ रही बात, हाँ। पग मार्क मतलब जो जब वो चलते हैं तो उनके पैर का पंजा होता है, पंजे के, तो उसमें क्या करते हैं पता है क्या करते हैं, पीओपी लेके जाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसको घोलते हैं और लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, फिर उसको जो है उसी पग मार्क के ऊपर डाल देते हैं, तो वहाँ पे एक पूरा उनका इम्प्रेशन आ जाता है, क्योंकि वो तुरंत सूख जाती है तो इम्प्रेशन आ जाता है। तो देखते हैं सारे सेम है डिफरेंट है, इसका मतलब 4 शेर हैं, 4 बाघ हैं, 10 बाघ हैं। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा टाइगर हो गए हैं इस बार, 2000 के भी ऊपर, पहले 1700 कुछ थे ना, 80, मतलब इंडिया में बाघ की संख्या बहुत कम हो गई थी। तो इंडिया में टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क बनाए गए, तो अब इंडिया में बहुत अच्छी खासी टाइगर की पॉपुलेशन है। तो ये अच्छा साइन है, क्योंकि टाइगर रिजर्व में सिर्फ अब टाइगर को बचाते हैं कि पूरा फॉरेस्ट ही बचाते हैं, क्योंकि टाइगर्स हमेशा इन सीटू इकोसिस्टम में रहना पसंद करते हैं। एक सीटू टाइगर को आप जू में नहीं रख सकते, 2 तरीके का प्रिजर्वेशन होता है, एक होता है इन सीटू, एक होता है एक सीटू। एक सीटू का मतलब जो उनका हैबिटेट है उससे निकाल करके आपने, जैसे बोटानिकल गार्डन। इन सीटू का क्या मतलब है, जहाँ वो पाए जाते हैं वहीं उनको प्रिजर्व कर दिया, इन सीटू प्रिजर्वेशन। समझ में आ गई बात, इन सीटू एक सीटू प्रिजर्वेशन। अब हम बात करने जा रहे हैं एज पिरामिड की। हेडिंग डालिए,
एज पिरामिड। अरे बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो लिखो लिखो a population composed of different age group। आप लोग जा करके लेक्चर रिवाइज करते हैं, ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? केमिस्ट्री करते हैं, करिए, रिवीजन करिए, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। एक थॉरो, एक 2x स्पीड में या 1.5x स्पीड में लगा करके आप उसको रैंडमली इनडायरेक्टली लगा करके फ़ोन में साइड में बैठ करके आप सुनते जाएंगे तो भी बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में आएंगी, ठीक है, आपके रिफ्लेक्स में आएंगी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एज डिस्ट्रीब्यूशन की। और जब मैं बात करता हूँ एज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब दैट इज परसेंट इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन एज और एज ग्रुप। एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड फॉर अ पॉपुलेशन। ओके, और इसी एज डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ को कहते हैं एज पिरामिड। ठीक है, चलो अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमन पॉपुलेशन की, अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमन पॉपुलेशन की, तो ह्यूमन पॉपुलेशन में सबसे पहला हम देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। अब यहाँ पर जो पिरामिड है, अब ये लिखवाऊंगा, जो पिरामिड है, पिरामिड का जो शेप है, देखो शेप ऑफ पिरामिड रिफ्लेक्ट्स whether it is growing stable या डिक्लाइनिंग। दिखाता हूँ ग्रोइंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग का क्या मतलब है। अब देखो बहुत मज़ेदार है। ग्रोइंग का ही दूसरा नाम है एक्सपैंडिंग। अब एज ग्रुप देखना, ये है प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और ये है तुम्हारी रिप्रोडक्टिव एज, और ये है तुम्हारा पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब समझिए, ये देखो, ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले हैं और इनके जो पूर्वज हैं, लाइक इनके पिताजी, इनकी माताजी और इनके जो बच्चे हैं, तो देखो ऐसा लग रहा है कि हम दो, हमारे तीन, ये आप कह सकते हैं। और ये जो पूर्वज हैं, अब इनके मम्मी पापा तो एक ही होंगे,
तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो अभी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करे, तो भाई ओल्ड एज वाले एल्डर्स वो कहाँ पे हैं, उनकी पॉपुलेशन कम है। रिप्रोडक्टिव की भी पॉपुलेशन ओल्ड एज वालों से ज़्यादा है, लेकिन इनके बच्चों की पॉपुलेशन जो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज में वो और ज़्यादा है, तो आगे चल के पॉपुलेशन बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी। अब स्टेबल का मतलब क्या है, ये देखो, ये है रिप्रोडक्टिव और ये है मान लो पोस्ट रिप्रोडक्टिव। हमें पोस्ट रिप्रोडक्टिव से मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो मर ही जाएंगे, पॉपुलेशन पोस्ट रिप्रोडक्टिव। लेकिन हमें मतलब है प्री रिप्रोडक्टिव से। अब मुझे एक बात बताइएगा, हम दो हमारे दो कहाँ आपको देखने को मिल रहा है ना? हम दो हमारे दो, बात समझ में आ गई? एक और है जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव तो कम है रिप्रोडक्टिव से। तो क्या है, हम दो हमारे एक, और ओल्ड एज वाले से हमसे कोई मतलब नहीं है, उसको हम किसके लोग को बना देंगे। तो ऐसा लग रहा है हम दो हमारे एक, है ना? और इसमें क्या होगा, हम दो हमारे तीन, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो ग्रोइंग या एक्सपैंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग में डिफरेंस समझ में आया? चलो, यहाँ तक की बात समझ में आपको आ गई। हेडिंग डालिए पॉपुलेशन ग्रोथ। एक बात को समझिए, यहाँ पर क्या लिखा है, जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है, ये जो पॉपुलेशन का साइज है वो एक स्टैटिक डेटा नहीं है, वो एक डायनेमिक डेटा है, क्योंकि टाइम के साथ साथ वो बदलता रहता है। और ये जो पॉपुलेशन की साइज़ है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि उस हैबिटेट में अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, प्रेडेशन प्रेशर, हाँ, उसको खाने वाले प्रेडेटर कितने हैं, और क्लाइमेट या जिसको हम कहते हैं इन्वायरमेंट या वेदर, एडवर्स वेदर, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये डिसाइड करते हैं कि पॉपुलेशन फ्लरिशिंग है या डिक्लाइनिंग। तो अगर पॉपुलेशन फ्लरिशिंग या डिक्लाइनिंग होगी तो ये चीज़ें पॉपुलेशन की डेंसिटी में भी दिखेगी। वही चीज़ें इनडायरेक्ट में वही कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं अल्टीमेट रीज़न की बात करूँ, अल्टीमेट रीज़न फॉर द पॉपुलेशन डेंसिटी इन अ गिवन हैबिटेट ओवर अ गिवन पीरियड फ्लक्चुएट्स ड्यू टू, तो कितने लोग देश में आ रहे हैं, उस देश की पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है, कितने लोग देश से जा रहे हैं, उससे पॉपुलेशन डेंसिटी घट रही है। इसी तरीके से कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ा रहा है, और इसी तरीके से कितने बच्चों की डेथ हो जा रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी घटा रहा है। मतलब नेटैलिटी, इमिग्रेशन, मोर्टैलिटी और एमिग्रेशन, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं। जैसे नेटैलिटी और इमिग्रेशन कॉन्सिक्यूटिवली पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाने में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि एमिग्रेशन और मोर्टैलिटी डिक्लाइनिंग होते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी को घटाते हैं। तो इसको डिनोट करते हैं बी से और इसको डिनोट करते हैं डी से, डेथ।
इसको डिनोट करते हैं आई से और इसको करते हैं ई से। तो ये डिक्लाइनिंग है, ये भी डिक्लाइनिंग है, ये बढ़ाता है। और बात समझ में आ रहा है? नोट हो गया? चलो अब एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ते हैं। देखिए natality, refers number of births in a given period in the population. Natality या birth added to initial density. इनिशियल डेंसिटी को डिनोट करते हैं NT, जो उस समय रही होगी पहले से। इसी तरीके से आता है इमिग्रेशन। नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ same species that have come into the habitat from elsewhere during time period। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ इमिग्रेशन की, तो लेफ्ट द हैबिटेट, क्या मैं यही सब बात लिखूँ? नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम हैबिटेट स्पीसीज दैट हैव लेफ्ट द हैबिटेट एंड गॉन एल्सवेयर। मुझे लगता है आप बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद आती है मोर्टेलिटी। बस ये लास्ट है, नोट करना हो नोट कर लीजिए। लिखिए मोर्टेलिटी का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ डेथ, नंबर ऑफ डेथ्स इन अ गिवन टाइम पीरियड, ठीक है। ये बी हो गया, ये आई हो गया, ये ई हो गया और ये डी हो गया। हो गया। एक छोटा सा फॉर्मूला लिखिए, चले आगे बढ़े। बस ये लिखिए एन टी प्लस 1 इज इक्वल टू एन टी बी प्लस आई माइनस बी प्लस ई। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब बात करेंगे। थैंक यू।